या हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर। सो बेटा, लास्ट क्लास में सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स में वॉल्यूम 1 हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। रेजिडेंशियल स्टेटस तक हम पहुंच गए थे और रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होता है इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और फॉर्म, इनकी बातें हमने कर ली थी, राइट। जैसा आप जानते हैं कि ये इंटरमीडिएट का पढ़ा हुआ आपका पोर्शन है, सो हम इसमें फास्ट फॉरवर्ड चल रहे हैं। हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में मैं नहीं जा रहा हूँ। फिर भी अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे कुछ जानना हो तो या तो आप अपने यूट्यूब सेक्शन के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, राइट, या फिर हमारा जो नंबर आपको दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि 7424943697 है, राइट। जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। अगर थोड़ा टाइम लग रहा है तो प्लीज बी पैशनेट, आपको जल्दी ही उसका आंसर मिल जाएगा, राइट। चलिए सर, सो फोर्थ हमारा जो एसएससी आता है जिसका हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना होता है सर, वो है कंपनी, राइट। सर देखिए, कंपनी के केस में ऐसा है कि कंपनी को हम पहले तो दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक इंडियन कंपनी और दूसरी फॉरेन कंपनी, ठीक है। सर इंडियन कंपनी कौन सी होती है? सर इंडियन कंपनी इंडियन होती है नहीं सर, इंडियन कंपनी हम उसको बोलेंगे जो रजिस्टर्ड इन इंडिया है, ठीक है। जो कंपनीज एक्ट 1913 जो आता था पहले, फिर 1930, फिर 1956, अभी 2013 जो है उसमें अगर रजिस्टर्ड है तो वो इंडियन कंपनी है, ठीक है। फॉरेन कंपनी जो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट ने कितना सिंपल फंडा किया कि सर अगर कोई कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है तो वो इंडिया का एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है और ऐसे केस में हम उसको ऑलवेज रेजिडेंट मानेंगे। डजंट मैटर कि उसका कंट्रोल मैनेजमेंट कहां है ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट कहां है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में रजिस्टर्ड है तो सर, इंडिया में रजिस्टर्ड है तो इंडियन कंपनी है, और इंडियन कंपनी है तो सर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, राइट। ओके, अब सर यहां पे एक चीज ये आ जाती है कि अगर सर कोई कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है पर उसका पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट बाहर से है, क्या इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सर ऐसे होता है कि जितने भी फॉरेन ब्रांड्स हैं, जैसे मैं गूगल की बात करूं तो गूगल ने इंडिया में भी कंपनी रजिस्टर कर रखी है जिसका बेंगलोर में ऑफिस है, राइट। तो गूगल इंडिया जो है, अगर हम उसको बोलें कि सर उनका कंट्रोल पूरा इंडिया के बाहर से हो रहा है, अगर मान लो मैं ऐसा कहूं, तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, वो रेजिडेंट ही कहलाएगी। एमसीक्यू में अगर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है, जिसमें आपको बोला जाएगा एक कंपनी है, वो इंडिया में रजिस्टर्ड है पर उसका पूरा कंट्रोल बाहर से होता है, उसकी पूरी मीटिंग भी बाहर से होती है, सब कुछ बाहर से होता है। आपको घबराना नहीं है, आप कहिए भैया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसका कंट्रोल कहाँ है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी मीटिंग कहाँ है, ये इंडिया में रजिस्टर्ड है, ये रेजिडेंट है, दैट्स इट, ठीक है। ओके, तो सर इसमें तो अब सोचने वाली बात ही नहीं रही। अब बात आती है फॉरेन कंपनी की। तो सर देखा जाए तो अगर ये कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है और इंडियन है तो फॉरेन कंपनी फॉरेन में रजिस्टर्ड है तो वो नॉन रेजिडेंट होनी चाहिए। तो सर वैसे तो ठीक है, नॉन रेजिडेंट है, पर अगर वो अपना बिजनेस इंडिया से ऑपरेट करे तब तो हम चार्ज करेंगे ना, ठीक है। अब सर हुआ क्या कि पहले यहां पे मान कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वर्ड यूज किया गया। अब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में बोला गया होली और पार्शियली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, अगर ऐसा है तो उसे हम इंडिया में रेजिडेंट मान लेंगे, और अगर पूरा कंट्रोल इंडिया के बाहर है तो हम उसे नॉन रेजिडेंट मान लेंगे, राइट, ठीक है। अब सर पार्शियली कंट्रोल का मतलब तो ये हो गया कि अगर थोड़ा सा भी एक भी डिसीजन इंडिया में लिया जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि पार्शियली इंडिया में कंट्रोल है, ठीक है। अब मान लीजिए कि सर कोई फॉरेन कंपनी है और वो फॉरेन कंपनी को इंडियन कंपनी मतलब रेजिडेंट बनने में फायदा है, क्योंकि कई सारी ऐसी एग्जम्पशंस हैं, कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो सिर्फ रेजिडेंट पे एप्लीकेबल होते हैं। तो वो कंपनी ये चाह रही थी कि मैं इंडिया में रेजिडेंट बनूं,
तो सर उसे कुछ नहीं करना पड़ा, उसे खाली इंडिया में एक छोटा सा ऑफिस खोलना पड़ा। उसने एक छोटा सा ऑफिस खोला और बोला कि देखिए जी, मेरा तो पार्शियली कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो मैं तो रेजिडेंट हूँ, राइट। तो गवर्नमेंट ने कहा कि सर ऐसे में तो हमें डबल नुकसान हो रहा है। डबल नुकसान क्या हो रहा है, वो कंपनी ना तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट दे रही है, ठीक है, ना ही वो इंडिया में कुछ हमें फैसिलिटी हमारे लोगों को दे रही है, बस वो इंडिया से बिजनेस कमा रही है और बिजनेस करके पैसा बाहर ले जा रही है। फिर भी उसने रेजिडेंट बनने के लिए एक छोटा सा ऑफिस खोल लिया और हमें उसे एग्जिबिशन डिडक्शन देनी पड़ रही है, राइट। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, इसको तो चेंज करना पड़ेगा। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की जगह एक नया वर्ड लिखा, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। कि सर सिर्फ छोटा सा ऑफिस खोलने से आप रेजिडेंट नहीं हो जाएंगे, आपका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है, पॉइम जो है, वो इंडिया में होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि सर इंडिया में है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, तब तो फॉरेन कंपनी इंडिया में रेजिडेंट है, और अगर आउटसाइड इंडिया है तो फिर फॉरेन कंपनी क्या है, नॉन रेजिडेंट है। समझ गए। तो एक छोटा सा ऑफिस खोल के कुछ हल्के फुल्के डिसीजन इंडिया में लेके आप इंडिया में रेजिडेंट नहीं बन सकते, राइट। तो ये पॉइंट यहां पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। ओके सर, क्लियर है, बोलो यहां तक कोई डाउट? एक सेकंड। ओके, सो ये हमारा तरीका हो गया रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने का, राइट। अब हम चलते हैं आगे। सर किसी भी एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस तो हमने डिटरमाइन कर लिया, ये बात तो हो गई। अब चलते हैं आगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सर इम्पैक्ट जानने से पहले हमें दो चीजों को और समझना पड़ेगा। जैसे आपने आईडीटी पढ़ा है ना इंटर में, तो आईडीटी में आपने ये पढ़ा है सर कि प्लेस ऑफ सप्लाई होती है, फिर टाइम ऑफ सप्लाई होती है, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, और उसके बाद में आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया। जब इन तीनों चीजों को मिक्सअप करते हैं तब जाके ये निकल के आता है कि सर कितना जीएसटी लगेगा, कैसे लगेगा, राइट। ओके, ठीक है। अब दूसरा, तो हमारे यहाँ पे क्या है सर, हमारे यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस है। दूसरा पॉइंट है रिसिप्ट ऑफ इनकम, कि इनकम रिसीव कहाँ हुई। और तीसरा पॉइंट है अक्रूअल ऑफ इनकम, अक्रूअल ऑफ इनकम कहाँ हुआ। जब इन तीनों को हम मिक्सअप करेंगे तब जाके समझ में आएगा कि इनकम इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं। अब क्योंकि आपने इंटर में पढ़ा हुआ है तो फटाफट देख लेते हैं। तो सर सेक्शन 7 की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। सेक्शन 7 कहता है इनकम received in India or deemed to be received in India, कि सर इनकम इंडिया में मिली या ये माना गया कि इनकम इंडिया में मिली। अब सर मिली वो तो समझ में आती है, माना गया मतलब, ठीक है, पहले मिली वो भी समझो। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ समझ में आपको लग रहा है ना आ रही है, वो नहीं आती है। तो सर रिसीव्ड का मतलब है, जैसे मैं आपसे अभी फीस ले रहा हूँ तो मेरे को फीस कहाँ मिली, इंडिया में मिली, ठीक है। अब कोई फॉरेन स्टूडेंट है और फॉरेन स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे क्लास लेनी है, तो ठीक है पेमेंट कर दो भैया। कौन से अकाउंट में करोगे? मैं तो अपना ही भेजूंगा अकाउंट तो मैंने जो अपना अकाउंट भेजा इंडिया का, तो मुझे इनकम कहाँ मिली, इंडिया में मिली। तो प्लेस ऑफ रिसिप्ट जो है, जहां पे हमें इनकम मिलती है वो है। तो ऐसे केस में तो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन इसमें दो ही केस में आपको हो सकती है। पहला केस कि सर आप विदेश में काम करते हैं, फॉरेन में काम करते हैं, आपको वहां पे पैसा भी मिल गया, ठीक है, और आपने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, आप विदेश में काम करते हैं, आपको वहां पैसा मिल गया, उस पैसे में से कुछ पैसा या वो पूरा का पूरा पैसा आपने अपने फैमिली को इंडिया भेज दिया, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में प्लेस ऑफ रिसिप्ट क्या होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो सर हम जो रिसिप्ट की बात करते हैं ना, वो हम करते हैं फर्स्ट रिसिप्ट, ठीक है। इट मींस अगर आपको पैसा फॉरेन में मिला और आपने बाद में उसको इंडिया में भेजा, तो वो पैसा फॉरेन में ही रिसीव्ड माना जाएगा, वो इंडिया में रिसीव्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहले रिसिप्ट जो है वो उसकी फॉरेन में हो गई। दूसरा इसमें सिचुएशन बनती है कि सर आपने अपने फॉरेन एम्प्लॉयर को कहा कि सर जो मेरा पैसा है वो मेरे इंडियन अकाउंट में डाल दो, है ना, आप मुझे मत दो, सीधा इंडियन अकाउंट में डाल दो,
एम्प्लॉयर ने इंडियन अकाउंट में डाल दिया। अगर एम्प्लॉयर ने सीधे इंडियन अकाउंट में डाला या फिर उसने ये कहा कि भैया हमारी ब्रांच है इंडिया में, आप वहां से कलेक्ट कर लो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको पैसा इंडिया में मिला है, क्योंकि डायरेक्टली फर्स्ट रिसिप्ट आपके इंडिया में हुई है। ठीक है, तो पहला केस तो आपको ये समझना है, और इसमें हम ये लिख देते हैं कि रेमिटेंस जो होता है इज इररिलेवेंट। ठीक है, तो आप जब पैसा लेने के बाद पैसा कहीं भेजते हैं वो इररिलेवेंट है, उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये होता है सर कि मेंशन ही नहीं है क्वेश्चन में कहां, तो इफ नॉट मेंशन इन क्वेश्चन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है तो प्लेस ऑफ accrual equals to place of receipt। अगर लिखा नहीं है क्वेश्चन में कुछ भी, तो जहां पे कमाया वहीं पे मिला, सीधी सीधी बात है, इसमें कोई कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहता है बिजनेस इन मुंबई, बस इतना ही लिखा है, तो रिसिप्ट इन भी मुंबई है। बिजनेस इन लंदन, तो रिसिप्ट भी लंदन में ही है, बाकी इसमें कोई फर्दर एजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए सर नेक्स्ट आता है सर सेक्शन 9, जो कहता है इनकम अराइज इन इंडिया। अच्छा एक मिनट, इसमें एक चीज रहेगी ना, डीम्ड वाला बता दें कि सर ये डीम्ड रिसिप्ट क्या है, वो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। सर डीम्ड रिसिप्ट का मतलब बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए सर, एग्जांपल मैं यहीं पे लिख देता हूं कि मेरी सैलरी है 70,000 रुपए महीना। ठीक है, इस 70,000 महीने में से मेरा TDS, PF, ESI मान लीजिए ये 10,000 रुपये महीना मेरा कट गया। ठीक है, तो मुझे जो रिसीव हुआ वो 60,000 रुपये पर मंथ रिसीव हुआ। ठीक है, जब मुझे ये 60,000 रुपये रिसीव हुआ और टैक्सेशन की बात आई, तो है ना, क्लाइंट होशियार हो जाता है, SSC होशियार होता है, हर आदमी होशियार होता है। तो उन्होंने कहा सर रूल क्या कहता है, बोले रूल ये कहता है कि जितना पैसा आपको इंडिया में मिला आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो SSC कहता सर मुझे तो 60,000 ही मिला है, देख लो आप चाहे मेरे बैंक अकाउंट में देख लो, मुझे तो 60,000 ही मिला है। ठीक है, 4,000 रुपए ESI PF के, 6,000 रुपए TDS का, ये तो मुझे मिला ही नहीं है। ठीक है, अरे गवर्नमेंट कहती है भाई कोई बात नहीं, अभी नहीं मिला तो TDS तो तुम्हारा क्रेडिट हो गया ना, जब तुम रिटर्न भरोगे एडजस्ट हो जाएगा। ESI PF भी तुम्हारा वहां चला गया जब मिल, बोले नहीं 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 सर, आपका रूल कहता है कि मुझे मिलेगा उस पर टैक्स है, तो मिला तो मुझे है ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो तो इसको हम कर देते हैं डीम टू बी रिसीव्ड। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ऐसे ऐड कर दिया कि लो जी हो गया आपका। तो जो अमाउंट एक्चुअल में मिला है वो तो मिला ही है, और जो अमाउंट आपका डिडक्ट हो गया है उसे हम डीम टू बी रिसीव्ड मान लेंगे। तो अब इस केस में आपके टोटल 70,000 रिसीव हो गए, 60,000 एक्चुअल रिसीट एंड 10,000 डीम टू बी रिसीव। समझिए, ये है कॉन्सेप्ट। चलिए सर सेक्शन 9 पे आते हैं, इनकम अराइज इन इंडिया और डीम टू बी अराइज इन इंडिया। ठीक है, अराइज इन इंडिया और डीम टू बी अराइज इन इंडिया। क्लियर है? चलिए, अब क्या है सर अराइज इन इंडिया, प्लेस ऑफ अराइजल कहाँ होता है? सर वैसे देखा जाए तो प्लेस ऑफ अराइजिंग में तो थोड़ा सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात क्या है अभी बता देते हैं, सोचने वाली बात क्या है। सर देखिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो इन केस ऑफ जॉब मैं लिख ही देता हूं, इन केस ऑफ जॉब इनकम अराइज वहां होती है वेयर सर्विस इज रेंडर्ड। तो जहां पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है वहां पे इनकम होती है। हाउस प्रॉपर्टी के केस में वेयर प्रॉपर्टी लोकेटेड। ठीक है, आप कहां पे बैठ के किराए पे दे रहे हैं, आप कहां से डील कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी प्रॉपर्टी कहां है। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में है, आप विदेश में रहते हैं और आप उसको किराए पे दे देते हैं, विदेश में बैठे बैठे किसी को किराए, तो भी इंडिया में ही इनकम अराइज हुई है, क्योंकि प्रॉपर्टी की जो लोकेशन है वो इंडिया में है। ठीक है, बिजनेस के केस में सर इनकम अराइज कहाँ होती है? सर वेयर बिजनेस कैरिड आउट, जहां पे बिजनेस किया जाता है वहां पे होती है। ठीक है, प्रोफेशन के केस में
तो सर प्रोफेशन के केस में वेयर सर्विस प्रोवाइडेड, तो जहां पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है वहां होता है, राइट। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन के केस में, अब कैपिटल गेन तो अगेन किस में होता है सर, कैपिटल गेन तो अगेन किस में होता है, प्रॉपर्टी में, तो वेयर प्रॉपर्टी लोकेटेड। अब आप कहोगे सर प्रॉपर्टी लोकेटेड मतलब, तो देखिए जो बुलियन ज्वेलरी ये सब चीजें तो पता ही है ना हमें कहाँ है। आज मेरे पास सोना है तो मेरे हाथ में है, और मेरे हाथ में मैं बेचने जा रहा हूं, तो इसमें तो विदेश में होने का सवाल ही कहाँ उठता है, ये तो इंडिया में ही हो रही है ना। तो मूवेबल एसेट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो चीज मैं ले जाके बेच रहा हूँ, तो जहां बेच रहा हूं वहां पे गेन है, उसमें तो कुछ कहना सुनना ही नहीं है। बट बात आ जाती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। मान लीजिए मेरे पास ऑस्ट्रेलिया में एक बंगला है, मैंने आपको बताया कि साहब मेरा ऑस्ट्रेलिया में बंगला है, आप कहते हो कि सर मेरे ऑस्ट्रेलिया में सिस्टर रहती है, आप एक काम करो वो बंगला मुझे भेज दो। मैंने कहा ठीक है ले लो, हमारी यहीं बैठे बैठे डील हो गई, मैंने यहीं बैठे बैठे आपको बंगला भेज दिया। अब मैं कहता हूं कि साहब मेरी इनकम इंडिया में अराइज हुई है, क्योंकि मैंने इंडिया में डीलिंग करी है, ठीक है, पर नहीं हुई क्योंकि प्रॉपर्टी कहाँ है, प्रॉपर्टी ऑस्ट्रेलिया में है, तो इनकम अराइज कहाँ हुई, ऑस्ट्रेलिया में अराइज हुई। तो जहां पे प्रॉपर्टी की लोकेशन है वहां पे होता है, डीलिंग से फर्क नहीं पड़ता कैपिटल गेन और हाउस प्रॉपर्टी में, राइट। अदर सोर्स में, अदर सोर्स में सर वेयर इन्वेस्टमेंट मेड, ठीक है। अगर मैं यहां बैठे बैठे इंग्लैंड की कंपनी के शेयर खरीद लूं सर, और उसमें मुझे डिविडेंड मिले, तो मैंने खरीदे तो यहां बैठ के हैं, पर इन्वेस्टमेंट कहाँ है, इंग्लैंड में, तो मेरी इनकम अराइज कहाँ होगी, इंग्लैंड में होगी, राइट। तो जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पे हम जहाँ पे कंपनी है, जहाँ पे बॉन्ड, जैसे मैंने किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदे, बॉन्ड खरीदे, वो कहाँ के हैं, किस कंट्री के हैं, तो इनकम अराइज उस कंट्री में होगी। वो कंट्री छोड़ थोड़ी देगी, मतलब मैं इंडिया में बैठ के किसी इंग्लैंड की कंपनी के बहुत सारे डिवेंचर्स खरीद लूँ, और जब इंटरेस्ट आए तो इंग्लैंड की गवर्नमेंट को कहूँ कि नहीं जी मेरी तो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, आपके इंग्लैंड में टैक्सेबल ही नहीं है, तो इंग्लैंड कहेगा ऐसे कैसे टैक्सेबल नहीं है, सोर्स कहाँ है आपका, इंडिया में नहीं, इंग्लैंड में, हाँ तो इंग्लैंड में लगेगा ना टैक्स, राइट। तो इस तरीके से चलता है। बोलो आगे बात समझ में, ओके चल ठीक है। आज थोड़ा सा क्या है, कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है, ठीक है। सो इनकम अराइज इन इंडिया समझ में आ गया, यस। तो इस हिसाब से हम ये जज कर लेंगे कि इनकम अराइज कहाँ हुई है। सर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम बात करें ना, तो ऐसे इश्यूज बहुत कम आते हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पास मोस्ट ऑफ द जो क्लाइंट होते हैं वो सारे कहाँ के होते हैं, वो सर इंडिया के ही होते हैं, तो मोस्टली दिक्कत ऐसी नहीं आती। पर क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमें तो कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना है, तो हमें इन सब चीजों का पता होना चाहिए, राइट। अब पॉइंट बचता है सर हमारा, इनकम डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया। सर इसमें डीम्ड वाला क्या पंगा है, तो सर डीम्ड वाला पंगा ऐसा है कि अगर नॉर्मली आपको लग रहा है कि इनकम इंडिया में अराइज हुई है, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, और फिर बाद में पता चलता है कि नहीं सर ऐसे कैसे, समझिए कि सर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक एग्जाम निकाला, और गवर्नमेंट ने एक एग्जाम निकाला, आपको उसमें एम्प्लॉयमेंट दे दिया, जॉब दे दी, ठीक है। अब आपको जॉब देने के बाद आपको पोस्टिंग लगा दी साउथ अफ्रीका में, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय तो हर पूरे वर्ल्ड में लगे हुए हैं ना, जैसे एम्बेसीज है, एम्बेसीज में लगे हुए हैं, तो आपको साउथ अफ्रीका में लगा दिया। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सर्विंग कहाँ कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं, ठीक है। अब आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो और इंडिया के बाहर सर्विस दे रहे हो, पेमेंट कौन दे रहा है आपको, गवर्नमेंट दे रही है सर, गवर्नमेंट पे कर रही है। और आप ये कह रहे हो कि सर देखिए पेमेंट तो मुझे गवर्नमेंट दे रही है, पर इस रूल के हिसाब से मैं सर्विस तो अफ्रीका में दे रहा हूं, तो मेरी इनकम तो अफ्रीका में राइज हो रही है, मेरी इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो इसे क्या माना गया, डीम टू बी अराइज इन इंडिया। डीम्ड मानने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सर जो बेसिक रूल है अकॉर्डिंग टू दैट तो ये अफ्रीका में अराइज हो रही है, तो इसलिए डीम्ड मानने की जरूरत पड़ी, राइट। तो इस तरीके से सर ये बन जाता है, आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, अब हम इन तीनों चीजों को मिक्स करेंगे, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, आपकी रिसिप्ट ऑफ इनकम, और आपका इनकम अराइज इन इंडिया, ठीक है। ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीएमए फाइनल में एक अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आया हुआ है। ये टेबल वाला जो बेसिक क्वेश्चन होता है ना, इंटर में पढ़ा हमने, वो बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, बताओ, ठीक है। और 8 से 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, पूरा मुझे याद नहीं है, पर 8 या 9 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है।
तो सोचो, तो इसलिए छोड़ के कुछ नहीं जाना, लाइटली किसी भी चीज को नहीं लेना है। आइए, तो सर हमने बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था। बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा था सर कि हमारी एक टेबल होती है, ठीक है, उस टेबल में हमारे 3 कॉलम होते हैं, ठीक है, और इसमें सर हम नाम लिख देते हैं कि सर ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के केस में क्या होगा, ठीक है, और ये हम केस लिख देते हैं। सर केस बहुत सिंपल सा है, मैं आपको थंब रूल बताता हूं कि अगर आपको, आप सोचो सिंपल सा, आप खुद लॉजिक लगा के सोचो, अगर आपको इनकम इंडिया में अराइज हुई है, मतलब आपने इनकम इंडिया में कमाई है, तो क्या उस केस में इंडियन गवर्नमेंट टैक्स छोड़ देगी? किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगी। और हमने आपको पहले भी बताया कि 2 तरीके से टैक्स लगते हैं, एक सोर्स बेस्ड और एक रेजिडेंस बेस्ड, ठीक है। तो सोर्स बेस्ड तो लगेगा ना, अगर आपका सोर्स ही इंडिया में है फिर तो सोचने की बात ही नहीं है, राइट। तो सोर्स बेस्ड टैक्स तो लगेगा। तो इनकम अराइज इन इंडिया अगर है तो वो सबके लिए टैक्सेबल है, चाहे आप कोई भी हो, ठीक है। दूसरा, अगर इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया है पर रिसीव्ड इनसाइड इंडिया है तो भी इनकम सबके लिए टैक्सेबल है, ठीक है। और अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो फिर ये रूल लग जाता है, कौन सा? रेजिडेंस बेस्ड वाला। तो इस केस में आपके ऊपर सारी इनकम टैक्सेबल है, चाहे इनकम आपने कहीं भी कमाई हो, ठीक है। तो 3 बात, इनकम इंडिया में मिली तो सबके लिए टैक्सेबल है, इनकम इंडिया में कमाई तो सबके लिए टैक्सेबल है, और अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो आपके लिए सारी इनकम टैक्सेबल है। समझ गए? यस। तो ये सारे केस बनते हैं। अब सर इसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनवा के मैं लिखवा भी देता हूं तो आपको इजी रहेगा कि सर पहला मैंने लिख दिया इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है, और डीम्ड वो भी मैंने लिख दिया है, तो वो भी यहां आ गया। तो वो सर तीनों के लिए टैक्सेबल है। कहने का मतलब जैसे ही इनकम रिसीव्ड इन इंडिया हुई वो टैक्सेबल हो गई, चाहे आपका स्टेटस कुछ भी हो, चाहे आप रेजिडेंट हो, ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी, चाहे नॉन रेजिडेंट, उस पर टैक्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आया, मैं थोड़ा सा जूम करूं क्या, ये लो, ठीक है। दूसरा पॉइंट आया, इनकम अराइज इन इंडिया और डीम टू अराइज इन इंडिया। तो इस केस में भी सर टैक्स लगेगा क्योंकि सोर्स बेस एक्टिव हो जाता है और इंडिया में टैक्स लगना ही लगना है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सर कमाया इंडिया में, मिला इंडिया के बाहर, तो यहां पे आ गया। सर कमाया बाहर, मिला इंडिया में, तो यहां पे आ गया। सर कमाया भी इंडिया में और मिला भी इंडिया में, तो दोनों में आ गया। तो ये 3 कॉम्बिनेशन तो यहीं पे खत्म, ठीक है। अब एक लास्ट कॉम्बिनेशन बचता है सर, वो है अराइज प्लस रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। कि सर लो जी, कमाया भी बाहर, मिला भी बाहर, अब बताओ। तो सर कमाया भी बाहर और मिला भी बाहर, तो ऐसी सिचुएशन में हमें 2 कैटेगरी बनानी पड़ती है। कैटेगरी 1 कि सर क्या ये बिजनेस इनकम है, और अगर हाँ तो क्या बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ठीक है। इस केस में होता क्या है सर जनरली कि सिर्फ बिजनेस ही ऐसा है जो आप बाहर कर रहे हैं पर इंडिया में बैठ कर कर रहे हैं, सैलरी वैलरी में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, तो सिर्फ बिजनेस के लिए दिमाग लगाना है। तो इस केस में ऑर्डिनरी रेजिडेंट को तो टैक्स देना ही देना है क्योंकि रेजिडेंस बेस पे टैक्स लग रहा है, नॉन ऑर्डिनरी को भी टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। नॉन रेजिडेंट को इस केस में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सर अदर केस है, अदर केस का मतलब सर बिजनेस के अलावा कोई इनकम है या फिर बिजनेस बाहर से कंट्रोल हो रहा है, तो सर कमाया भी बाहर, मिला भी बाहर, बिजनेस कंट्रोल भी इंडिया के बाहर हो रहा है, तो रेजिडेंट को तो देना है ना, ऑर्डिनरी को तो हर हालत में टैक्स देना है, उसको तो आप कैसे भी नहीं बचा सकते, राइट। और इस केस में उसको टैक्स नहीं देना है, ठीक है। अब बीच बीच में आपके मन में एक सवाल और उछल रहा होगा, वो ये कि सर ये क्या बात हुई,
हम विदेश में भी टैक्स देंगे, हम इंडिया में भी टैक्स देंगे। भाई कोई इनकम अगर मैं इंडिया के बाहर कमा रहा हूँ तो वो गवर्नमेंट भी टैक्स ले रही है, ऊपर से अपनी गवर्नमेंट भी टैक्स ले रही है, तो ये तो डबल टैक्सेशन हो रहा है सर। बिल्कुल हो रहा है डबल टैक्सेशन, और इसका भी उपाय है। जब हम इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ेंगे तो आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, और वहां पे आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा, राइट। चौथा पॉइंट जो हमने यहाँ पे पढ़ा था सर, वो ये पढ़ा था हमने, पास्ट ईयर्स अनटैक्स्ड प्रॉफिट ब्रॉट टू इंडिया। पुराने सालों के प्रॉफिट हम इंडिया में लेके आए। सर ये किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं है, ये आपको पता है। लॉजिक क्या है, वाई ये टैक्सेबल क्यों नहीं है? ठीक है सर, बहुत सिंपल सा फंडा है। जिस दिन आप इनकम अर्न करते हैं उस दिन हम ये पता लगाते हैं कि इनकम टैक्सेबल है या नहीं है, राइट। ठीक है, अगर ऐसा है कि कोई इनकम पिछले साल टैक्सेबल थी और मैंने कमाई इस साल रूल चेंज हो गया, इस साल वो इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो क्या मेरे पे टैक्स लगेगा? आंसर इज नो। सर इस साल तो टैक्स नहीं है ना, मैंने तो इस साल कमाई है, तो इस साल कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, पिछले साल था तो था, उससे मुझे क्या मतलब है, राइट। दूसरा रिवर्स केस सुनिए, कोई इनकम पिछले साल तक टैक्सेबल नहीं थी, जैसे मान लो एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। मैंने पिछले 10 साल में एग्रीकल्चर इनकम से 1 करोड़ रुपए कमा लिए। आज गवर्नमेंट कहती है कि भैया अब से एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल होगी। अगर गवर्नमेंट ऐसा कह दे तो क्या होगा? तो क्या मेरे उस 1 करोड़ पे टैक्स लग जाएगा? नो। क्यों लग जाएगा? क्योंकि वो इनकम तो अर्न उस पीरियड में हो चुकी है जिस पीरियड में टैक्सेशन नहीं था। अब जो हम कमाएंगे उस पर टैक्स ले लेना। तो सिमिलरली आप सोचिए कि कोई बंदा सालों से बाहर रह रहा ठीक है, अब वो सालों से बाहर रह रहा तो ऑब्वियस सी बात है वो किस कैटेगरी में होगा? सर वो नॉन रेजिडेंट होगा। इनकम अराइज कहाँ हुई होगी? इंडिया के बाहर हुई होगी। इनकम मिली कहाँ होगी? इंडिया के बाहर होगी। इट मीन्स कि वो बंदा इस कैटेगरी में आ रहा होगा जब उसने इनकम कमाई थी, राइट। तो इसका मतलब जब उसने इनकम कमाई एट दैट टाइम उसके लिए वो इनकम टैक्सेबल नहीं थी। ओके, अब वो उसे इंडिया में लेके आ रहा है तो हम कैसे टैक्स लगा सकते हैं? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में टैक्स नहीं लगेगा। अब आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, ऐसे 4-5 पॉइंट दे देगा और यही टेबल बनाने को बोलेगा कि ये टेबल बना के बताइए कि अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता तो कितना टैक्स कितना इनकम आती, नॉन ऑर्डिनरी होता तो कितनी इनकम आती, और नॉन रेजिडेंट होता तो कितनी इनकम आती। ठीक है, ये है, इस तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब यहां पे मैं आपको एक बारीक वाली चीज बताऊं जो हो सकता है आपको ना पता हो। सर देखिए ऐसी बात है, ये ट्रांजैक्शन का टैक्सेबल इवेंट बता रही है, ये अमाउंट कहीं नहीं बता रही किस अमाउंट पे टैक्स लगेगा। तो अमाउंट जो है वो हम जो फर्दर पढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, एचपी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बीजीबीपी, वो उसके हिसाब से ही कैलकुलेट होगा। कहने का मतलब यही, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मुझे रेंट मिला, मुझे ऐसा लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए, तो मैं 1 लाख टैक्सेबल नहीं करूंगा, मैं उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होती है वो काट के वो टैक्सेबल करूंगा, और कोई खर्चा है म्युनिसिपल टैक्स वैक्स है तो वो काट के करूंगा। समझ रहे मेरी बात को? कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है सर, इनकम जैसे कैलकुलेट होनी चाहिए वैसे ही होगी, बस ये तो टैक्सेबल इवेंट बता रहा है कि टैक्सेबल है या नहीं है। समझ गए बात को? यस। अब क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज थोड़ी सी ध्यान से पढ़नी होगी। कई बार तो आपको लिखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और कई बार लिखा है रेंट रिसीव्ड, तो आपको ध्यान देना है, अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा है तो इनकम कैलकुलेटेड है, आपको पूरा अमाउंट लिखना है, और अगर रेंट रिसीव्ड दे रखा है तो आपको फिर कैलकुलेशन करनी है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन काटनी है और उसके बाद करना है। तो ये छोटी मोटी चीजें आपको ध्यान देनी है भैया, इसमें गलती मत कर देना, ठीक है, वरना आते आते सब गलत हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, एक होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस इसमें हो जाएगी, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ठीक है, कुछ बातें और बतानी है वो भी बता देंगे, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सब इंतजाम किया हुआ है हमने, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, विजिबल है ना आपको? देखिएगा फाइल विजिबल है क्या आपको, या और जूम करूं मैं?
लीजिए ये है क्वेश्चन। सर लिखा है, मैं सीधा रीड कर रहा हूँ भाई, ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिस सीट हमने बना रखी है, ठीक है, और ये प्रैक्टिस सीट मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा या मोबाइल ऐप में आपको मिल जाएगी, मोबाइल ऐप में डाल देंगे, राइट, ठीक है। राम प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इनकम, कैलकुलेट द टोटल इनकम, सॉरी कैलकुलेट द इनकम which is liable to be taxed, liable to be taxed, ठीक है, in India for the assessment year 2025-26, assuming that he is an ordinary resident, he is non-ordinary resident और he is non-resident। ठीक है सर, कोई बात नहीं, जब तीनों पूछे तो तीनों बता देंगे। तो बेसिकली आपको वही टेबल तैयार करनी है जो अभी हमने की थी। क्लियर है? चलिए, तो सर ये हमारा है क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये हम बनाएंगे टेबल, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड कर दूं, चलेगा? लीजिए, ठीक है, तो मुझे स्पेस मिल जाए। ये सर मेरा एक एसएससी है, ये दूसरा है और ये तीसरा एसएससी है, ठीक है। तो अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो क्या होगा, नॉन ऑर्डिनरी है तो क्या होगा, और नॉन रेजिडेंट है तो क्या होगा, ठीक है। और इसमें आप लिख दीजिए पर्टिकुलर्स, ठीक है। देखो क्या होता है, जब स्टूडेंट पढ़ रहा होता है ना रेगुलर क्लास में, तो स्टूडेंट क्या करता है, थोड़ी जल्दी करता है, उसको लगता है कि मैं फटाफट कोर्स कर लूँ, बस फटाफट मेरा कोर्स हो जाए, ठीक है। नो, गलती ना करें। पहली बार जब आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो इंटर की क्लास है, चाहे फाइनल की क्लास है, चाहे फाउंडेशन की क्लास है, फर्स्ट टाइम जब आप क्लास पढ़ रहे हैं, एट दैट टाइम आप तसल्ली से टाइम लेके पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो कोर्स आपका 40 दिन में होता है वो 50 दिन में हो जाएगा, चलेगा, इससे ज्यादा फर्क किसी हालत में नहीं पड़ने वाला है। पर जल्दबाजी में उसको अधूरा पढ़ना, उसमें से चीजें छोड़ देना, उसको अधूरा समझना बेवकूफी है, ठीक है। तो चाहे 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, ठीक है। और मेरा कॉन्सेप्ट सीधा सा है कि मैं भैया आराम से लेके चलता हूँ, टाइम लगे तो लगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ना तो मुझे फॉरेन में जाके सेटल होना है, ना ही आपको फॉरेन में जाके सेटल होना है, ठीक है। प्रधानमंत्री की शपथ हमको लेनी नहीं है, तो इसलिए हम बिजी नहीं है, हमारे पास टाइम है, ठीक है। चलिए सर, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर ऑफ यूके, ठीक है। सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉयर ऑफ यूके। तो सर ध्यान से, आराम से, तसल्ली से, रिसीव्ड इन इंडिया पहला पॉइंट तो ये। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि इसके आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट कहता है इंडिया में मिला तो सबके लिए टैक्सेबल, और इंडिया में कमाया तो सबसे टैक्सेबल। अब एम्प्लॉयर तो सर यूके का है, तो एम्प्लॉयर यूके का है तो बेसिकली अराइज तो कहां हुआ, यूके में हुआ, ठीक है। और रिसीव कहां हुआ, इंडिया में हुआ, राइट। क्लियर है पॉइंट? यस। तो सर तीनों के लिए टैक्सेबल है, यस। तो 140 से 140 लिख दें, ठीक है। एक सेकंड भाई, सैलरी यूके, आपको ये पूरा सेंटेंस लिखना है, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, पर आपको ये पूरा सेंटेंस एग्जाम में लिख देना है एज इट इज। तो 1,40,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम टी बिजनेस इन नेपाल बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। सर बिजनेस है नेपाल में, इसका मतलब अराइज कहां हुआ, नेपाल में। रिसीव कहां हुआ, कोई जानकारी नहीं है, तो हमने कहा कि जब कोई जानकारी नहीं हो तो रिसीव कहां हुआ है, तो अगर कोई जानकारी नहीं है तो सर रिसीव वहीं हुआ है जहां पे अराइज हुआ है, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा नेपाल में, ठीक है। तो अराइज भी नेपाल, रिसीव भी नेपाल, और कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। अब कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होने का मतलब सर ये हुआ, तो मैं यहां लिख देता हूं पहले बिजनेस इन नेपाल, ठीक है, कि सर ये हमारे थर्ड की एक कैटेगरी में आ गया। तो ये
यहाँ पे भी टैक्सेबल है और यहाँ पे भी टैक्सेबल है, ठीक है। ओके, क्या सर इसमें 60-40 करेंगे? नहीं, हम 60-40 यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट इन कनाडा, तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कनाडा, तो सर कनाडा में डिपॉजिट होने का मतलब अराइज कहां हुआ सर? कनाडा में, ठीक है। आगे लिखा 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया। अब 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया है तो ऑब्वियस सी बात है 2/3 कहां मिला? कनाडा में, ठीक है। तो आप इसका दो हिस्सों में टैक्सेशन समझ लीजिए, एग्जाम में आप सिंगल में लिखेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। कैसे कि सर जो 1/3 हिस्सा इंडिया में मिला, 1/3 कितना होता है सर इसका? सर इसका 1/3 होता है 10,000 रुपए, ठीक है। तो जो 1/3 हिस्सा इंडिया में मिला वो तो सबके लिए टैक्सेबल है। इट मीन्स 10-10 हजार रुपए तो सबके लिए टैक्सेबल है, तो ये तो सबके लिए हो गया। अब बचा 2/3 हिस्सा जो कि है 20,000 रुपए। अब जो 2/3 20,000 है उसका क्या होगा? तो सर वो तो अराइज आउटसाइड इंडिया है, रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया है, और इंटरेस्ट में कंट्रोल वाली कोई बात होती नहीं है। कंट्रोल में बिजनेस में ही होती है। हमने किसी कंपनी को कोई डिपॉजिट बॉन्ड खरीदे तो उसमें हम कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हैं उसको, राइट। तो ये हमारे थर्ड की बी कैटेगरी में आ गया। तो सर ये सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल हो गया। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन टोटल देखें तो सर ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए तो 30,000 टैक्सेबल है, 10,000 वो और 20,000 ये, और इन दोनों के लिए 10-10 हजार टैक्सेबल है। कौन सा? जो इंडिया में मिला था वो वाला, दैट्स इट, ठीक है। तो सर ये हमारे पॉइंट कवर हो गए। तो पहला पॉइंट हमने कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा भी कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस इन मुंबई कंट्रोल्ड फ्रॉम यूके। जैसे ही हमने पढ़ा बिजनेस फ्रॉम इन मुंबई, आप समझ जाइए इनकम अराइज कहां हुई है? मुंबई में। और इनकम अराइज अगर मुंबई में हुई है सर तो फिर सबके लिए टैक्सेबल है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा लिखिए कि बिजनेस इन मुंबई कितना है सर? 1,00,000 रुपए। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2012 और 13 फ्रॉम ए बिजनेस इन टोक्यो रेमिटेड टू इंडिया। 12-13 का प्रॉफिट। सर 12-13 के प्रॉफिट का टैक्सेशन पहली बात तो हम आज क्यों करेंगे, राइट। तो ये हो गया पास्ट ईयर का अनटैक्स्ड प्रॉफिट, ठीक है। तो पास्ट ईयर का जो अनटैक्स्ड प्रॉफिट है वो क्या होता है सर? वो तो सबके लिए टैक्सेबल है, यस। तो ये भी सबके लिए टैक्सेबल है। तो 2-2 लाख रुपए यहाँ पे सबके लिए टैक्सेबल हो, सॉरी सबके लिए एग्जम्प्ट है। तो यहाँ पे कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। सवाल ये आता है कि सर ऐसे ट्रांजैक्शन जो किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं है, क्या हम उसे टेबल में लिखें? मैं सजेस्ट करूंगा सर लिख दो, और लिख के सामने उसके डैश डैश लगा दो, और नीचे एक वर्किंग नोट में उसका रीजन लिख दो, तो एक बेटर प्रेजेंटेशन हो जाता है। अगर आप नहीं लिखते और नीचे नोट लगा देते हैं तो भी चलेगा, दोनों आंसर प्रॉपर है, ठीक, ठीक है। इनकम फ्रॉम ए प्रॉपर्टी इन लंदन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया बट रिसीव्ड इन यूएसए। इनकम लिखा है तो हमें कोई लेस वेस करने की जरूरत नहीं है। तो प्रॉपर्टी इन इंडिया, जैसे ही लिखा प्रॉपर्टी इन इंडिया, इसका मतलब इनकम अराइज इन इंडिया है। और इनकम अराइज इन इंडिया है तो फिर कहीं भी मिले हमें क्या फर्क पड़ता है सर? तो आप इसको पूरा टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक काम इंडिया में हुआ तो टैक्सेबल है। तो लिखते हैं प्रॉपर्टी इन इंडिया, कितना है सर? 45,000। तो 45,000, 45,000, 45,000। आगे बढ़ते हैं सर। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन बट रिसीव्ड इन दिल्ली। सर प्रॉपर्टी इन लंदन होने का मतलब अराइज कहां हुआ है? लंदन में हुआ है, पर आगे लिखा है रिसीव्ड इन दिल्ली। अरे सर रिसीव्ड इन दिल्ली होने का मतलब तो इंडिया में रिसीव हो गया, और इंडिया में रिसीव होने का मतलब सबके लिए टैक्सेबल है। तो प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन दिल्ली कितना है सर? 1.5 लाख रुपए। तो ये सबके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे सर 1.5 लाख रुपए। ओके, नेक्स्ट आ जाइए सर, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन, अभी भी लंदन में है प्रॉपर्टी, और रिसीव्ड इन कनाडा। अब देखो
प्रॉपर्टी लंदन में तो अराइज लंदन में, रिसीव्ड कनाडा में, तो इसका मतलब अराइज भी इंडिया के बाहर और रिसीव्ड भी इंडिया के बाहर, दोनों काम इंडिया के बाहर है सर। और बिजनेस वाली बात है नहीं कि हम कंट्रोल की बातें करें, तो सर ये अमाउंट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। कितना है सर? 2,50,000 रुपए। ओके सर, इन दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। एंड लास्ट पॉइंट सर हमारा क्या कहता है वो भी देख लीजिए। इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन जाम्बिया बट कंट्रोल फ्रॉम टर्की। जाम्बिया मतलब इंडिया से बाहर बिजनेस है, और कंट्रोल फ्रॉम टर्की तो वो भी बाहर है, और रिसीव्ड की कोई जानकारी है नहीं। जब रिसीव्ड की जानकारी नहीं है तो वो भी कहाँ है? जाम्बिया से है। तो अराइज और रिसीव्ड दोनों इंडिया के बाहर, कंट्रोल भी इंडिया के बाहर। इट मीन्स ये ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल होगा सर? ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। तो जाम्बिया में सर बिजनेस कर रहे हो आप जाके, तो लो जी, ये आपकी टैक्सेबिलिटी है। दैट्स इट, बस और तो कुछ बचा ही नहीं है सर। तो टोटल कर दीजिए सर, बस इतनी ही कहानी बची है। ठीक है, 1,40, 1,50, 2,50, 2,50 और 3,50, 4,45। हम तो भाई ऐसे ही करते हैं देसी टोटल, आप कैलकुलेटर उठा लीजिए। ठीक है, हम तो ऐसे ही कर लेते हैं थोड़ा बहुत टोटल, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सर, इसमें भी सर सारी फिगर सेम ही है, एक 10,000 को छोड़ के 10,000 ज़्यादा है तो 4,55,000 आ जाएगा। अरे जोड़ने की जरूरत क्या है, जब हमें पता है सारी फिगर सेम है, बस इसमें 10,000 ज़्यादा है तो नीचे वाले टोटल में 10,000 जोड़ दो ना। ठीक है, चलेगा सर। इस 4,55 के अलावा इसमें क्या आ रहा है वो उठा लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा आई थिंक। तो ये आ रहा है 4,65, 4,65 और 2 6,65, 6,65 और 50, 7,15,000 आ रहा है टोटल। सही है क्या मेरा? और 20,000 यहाँ है तो 7,35,000। चेक कर लो भाई आराम से, तसल्ली से चेक कर लो। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। आई होप इजी लगा होगा क्वेश्चन, और नहीं भी लगा तो इस ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जब तक इजी ना लगने लग जाए, करते रहें। राइट, चलिए सर दूसरा क्वेश्चन इसमें है हमारे पास, ऐसा ही क्वेश्चन है पर ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है तो इसको आप नोट कर लीजिए आराम से। और मैं थोड़ी देर इस पे वीडियो आपका पोज कर देता हूँ, मतलब वीडियो छोड़ देता हूँ, तो आप इसको आराम से देखते जाइएगा और इस पे क्वेश्चन करते जाइएगा। क्या होता है कि आप होमवर्क कर रहे होंगे, एट दैट टाइम आपके पास अगर ये पीडीएफ अवेलेबल उस टाइम पे नहीं है या बुक नहीं मिली आपको उस टाइम तक, तो आप बोलेंगे कि सर हम क्वेश्चन कैसे करें। एक्सक्यूज नहीं चाहिए कुछ भी, वीडियो को पोज करिए, इस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कॉपी में नोट करिए। ठीक है, सॉल्व करिए, आंसर मैच करिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, यस। सक्सेस का कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, राइट? तो एक्सक्यूज नहीं बनाना है कुछ भी। क्लियर? चल, तो इसको लिख लीजिएगा और इसको होमवर्क को कर लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा सैलरी आता है। अभी मुझे एक दो पॉइंट और बताने हैं ताकि मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट हो जाए। उसके लिए हम हमारे नोट्स पे आ जाते हैं। ठीक है, अभी तक तो मैंने सब कुछ लिख के पढ़ाया आपको, नोट्स में से कुछ पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, कलरफुल नोट्स है हमारे पास। ठीक है जी, तो रेजिडेंशियल स्टेटस की हम बात कर लेते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये एक पॉइंट मुझे यहाँ पे और बताना था, दैट्स वाई मैं आपको इस पीडीएफ पे लेके आया हूँ। ठीक है, तो सर एक पॉइंट है यहाँ पे, डीम्ड रिसिप्ट ऑफ गिफ्ट। ये नया पॉइंट जोड़ा गया था, ये पहले नहीं था, ये 2019 में जोड़ा गया था। हुआ क्या? हुआ ये कि सर एक फॉरेनर है, उस फॉरेनर को इंडिया में कोई काम करना था। ठीक है, उसको कोई व्हाइट मनी की जरूरत है, आप ऐसे मान लीजिए।
तो उस बंदे ने क्या किया, इंडिया के किसी पर्सन से गिफ्ट ले लिया, इंडिया के किसी पर्सन से गिफ्ट ले लिया बाहर बैठे बैठे। जब उससे टैक्स मांगा गया तो बंदा कहता कि सर किस बात का टैक्स, किस बात का टैक्स, मतलब गिफ्ट मिला ना तुमको। तो कहता सर गिफ्ट तो मुझे इंडिया में थोड़ी मिला है, आप अपना लो संभालिए एक बार, और लो संभाल के बताइए मैं टैक्सेबल कहाँ हूं। कैसे, देखते हैं। सर मुझे गिफ्ट मिला इंडिया के बाहर, मतलब दिया इंडिया में रहने वाले आदमी ने, पर मैं तो बाहर बैठा हूं ना, ठीक है। मेरे फॉरेन अकाउंट में मिला, तो फॉरेन अकाउंट में मिला तो रिसीव्ड भी मेरे इंडिया के बाहर है, और मैं नॉन रेजिडेंट भी हूं, तो किसी भी एंगल से मेरा ये अमाउंट इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा ये तो अजीब बात हो गई, राइट। तो उन्होंने कहा कि कुछ तो किया जाए इसका, तो फिर रूल चेंज किया और इसमें ये डाला कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो इसे डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया मान लेंगे। अब जैसे ही अराइज इन इंडिया माना, टैक्सेबल हो गया, राइट। तो सुनिए सर, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है या कोई फॉरेन कंपनी है, उसको रिसीव होता है एनी सम रेफर्ड इन सेक्शन 5210, मतलब कि गिफ्ट, ठीक है। और वो जो रिसिप्ट हो रही है वो इंडिया के किसी रेजिडेंट पर्सन से हो रही है, ठीक है। और सच मनी इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, मिली आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। और ये कहानी सर 5 जुलाई 2019 के बाद की है, क्योंकि चेंज उसके बाद हुआ था, तो उसे डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा, ठीक है। और जब हम इसे डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मानेंगे तो किस्सा खत्म, टैक्सेबिलिटी अराइज, राइट। तो ये पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, और यहाँ पे हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे कोई डाउट है तो बोल दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं सर। फटाफट बोल दीजिए, ठीक है। तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में हम वापस कंटिन्यू करते हैं। एक तो अर्जेंट कॉल आ रखी है, वो अटेंड कर लेता हूं मैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, राइट। थैंक यू। या फिर एक काम करते हैं ना, इसको यहीं पे ऑफ करते हैं अपन, क्योंकि फिर वो मैं चाह रहा हूँ चैप्टर वाइज क्लास हो जाए। तो इस क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।